Hello students, today we are continuing our unit 2 of macroeconomics, money and banking. इससे पहली वीडियो में हमने मनी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था, जो भी हमारे सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस में मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट इस यूनिट का डिस्कस करने जा रहे हैं, बैंकिंग। तो बैंकिंग में हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। हम सब लोग कमर्शियल बैंक्स के साथ अपनी डीलिंग करते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो इंस्टीट्यूशन होते हैं विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। देखो, आपने देखा होगा सभी लोगों का जो अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक्स में होता है, और कमर्शियल बैंक grant loans to the public, and besides that they provide other utility services like locker facility, agency function भी वो परफॉर्म करते हैं। तो जो जनरल पब्लिक का जितना भी काम होता है वो सब कमर्शियल बैंक्स में ही होता है। सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री का सिर्फ एक होता है, और कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल जैसे एसबीआई, एसबीआई इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, या प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो ये सब एग्जाम्पल्स कमर्शियल बैंक के हैं। कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर के भी होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड, और प्राइवेट ओन्ड भी होते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री में सिर्फ एक होता है, और उसकी जनरल पब्लिक के साथ कोई भी डीलिंग नहीं होती। हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो आरबीआई है ये सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। तो आरबीआई इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो कमर्शियल बैंक्स के हम जो फंक्शंस हैं वो डिस्कस कर रहे थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, प्रोवाइडिंग जनरल यूटिलिटी सर्विसेज एंड क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। तो बच्चों, हमारे कोर्स में सिर्फ कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन है जो हमें डिटेल में करना है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। बाकी सब आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिए हैं कि कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करता है। लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जैसे सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट, उन सब में हम अपने पैसे बैंक्स में जमा कर सकते हैं। इसी तरह से जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होती हैं वो बैंक से लोन लेती हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रांटिंग लोन्स बाय द कमर्शियल बैंक्स। फिर ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं कुछ एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फंड ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हाउस रेंट एक्सेट्रा, और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी ये देते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज क्रेडिट क्रिएशन, जो हमारे कोर्स में है। बाकी सारे फंक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। तो क्रेडिट क्रिएशन को मनी क्रिएशन भी कहते हैं। अब देखिए, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने लैंडिंग ऑपरेशंस के थ्रू इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मनी इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड द मनी क्रिएशन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। लेकिन इसे समझने से पहले हमें दो एजम्पशंस समझनी चाहिए इसके लिए, कि क्या एजम्पशंस हैं मनी क्रिएशन के लिए। कि एक तो एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, नंबर वन, एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट टर्म्ड एज बैंक्स। और दूसरी सबसे ज़रूरी एजम्पशन है जिसके बिना हम क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे, वो है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर मेड थ्रू बैंक्स।
सारे ट्रांजैक्शन बैंक्स के थ्रू किए जाते हैं। जैसे हम जो भी पेमेंट किसी को दे रहे हैं वो चेक्स के थ्रू दे रहे हैं, जिसके पास पेमेंट आ रहा है वो उसके डिपॉजिट में आ रहा है, मतलब कि उसके पास कैश नहीं आ रहा, कैश में हम कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे। तो अब हम ये दो एजम्पशन ध्यान में रखते हुए समझेंगे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। अब देखो बच्चों, आपको एक चीज पता होगी कि हम जो भी अपना पैसा डिपॉजिटर्स बैंक में जमा करते हैं, बैंक उस पैसे का क्या करता है? भाई बैंक हमारे पैसे को सेफ रखता है, हमें उस पर इंटरेस्ट भी देता है, लेकिन बैंक क्या करेगा उस पैसे का? बैंक उस पैसे को फर्दर लोन दे देता है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। तो बैंक क्या करते हैं, जितने भी डिपॉजिट्स आए उन डिपॉजिट्स का यूज क्या करेंगे? भाई ये बैंक के पास डिपॉजिट आए तो इस डिपॉजिट का यूज वो लोन देने में करेंगे। लेकिन बैंक ऐसा नहीं है कि सपोज आज बैंक के पास 1000 करोड़ रुपीस के डिपॉजिट आए तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा अमाउंट वो लोन दे देंगे, बल्कि वो इस डिपॉजिट का कुछ परसेंट अपने पास कैश रखेंगे। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व। कैश रिजर्व रखेंगे तो जितना परसेंट रखना होता है उसको बोलते हैं LRR। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो। ये RBI डिसाइड करता है कि हर बैंक को अपने पास कितना कैश रखना है, उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो या RDR रिजर्व डिपॉजिट रेशो या रिजर्व रेशो। सारे नाम आपको पता होने चाहिए। अब देखो, हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से मनी की सप्लाई इकोनॉमी में लेंडिंग ऑपरेशंस के थ्रू बढ़ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि हमारे इनिशियल डिपॉजिट हैं ₹1000 और LRR है 20%। तो किस तरह से मनी का क्रिएशन बैंक्स करेंगे? तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से ही हमें शो करना होता है अपना आंसर। तो राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड, फोर्थ राउंड एंड डैश डैश। इसके बाद हम लेंगे डिपॉजिट्स, लोन्स एंड कैश रिजर्व्स। तो अगर बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट हैं 1000 के और लीगल रिजर्व रेशो है 20%, यानी कि 1000 का 20% बैंक को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा। तो 1000 का 20% कितना हुआ? 200 रुपीज। तो 200 रुपीज बैंक ने एक साइड रख लिए। क्यों रखते हैं बैंक कुछ परसेंटेज कैश? जिससे कि किसी दिन कोई भी कस्टमर आ सकता है बैंक के पास अपना अमाउंट विड्रॉ करने, और ये एक जनरल एक्सपीरियंस होता है बैंक्स का कि सारे कस्टमर अपना सारा पैसा निकालने एक ही दिन में नहीं आते। नाउ तो 200 रुपीज़ कैश रिजर्व रख के अब बैंक के पास कितना पैसा बचा जो वो लोन दे सकता है? 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 उसने लोन दे दिए। अब जिसको लोन दिए वो कैश नहीं दिया, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। 800 किसी सेकंड पर्सन की डिपॉजिट्स बन गए। अब इसका 20% कितना हुआ? 800 का 20% 160 रुपीज़ रिजर्व में रख के कितने बचे? 640 रुपीज़ को लोन दे दिया। तो ये जो लोन दिया किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में जमा हो गए, डिपॉजिट हो गए, और फिर से 640 का 20% 128 रुपीज़ रिजर्व में रख के 640 माइनस 128 इज इक्वल टू 512। तो इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहता है और ये राउंड ऐसे ही चलते रहेंगे। और फाइनली बैंक्स कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे वो हम एक फॉर्मूले के थ्रू सीखेंगे कि क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है सबको, क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। LRR हमारा कितना है? 20%, और भाई LRR अभी हमने माना है इसमें 20% और 0.2, तो 1/0.2 इज इक्वल टू 5। तो जितना हमारा प्राइमरी डिपॉजिट है
इनिशियल डिपॉजिट है 1000, उसका 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा। तो ऑन पेपर्स मनी की सप्लाई कितनी बढ़ गई, 1000 से 1000 इंटू 5, 5000, और 5000 का 20% 1000 हो गया कैश रिजर्व में, और 4000 हो गया लोन्स। So this is the process of credit creation by the commercial banks, which you can express with the help of numerical example. I hope it is clear to all of you. Now we will discuss the functions of central bank. Central bank के सबसे important functions होते हैं issue of currency, इसको बैंक ऑफ इशू फंक्शन भी कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक का कोई भी एक फंक्शन जनरली बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, बैंक ऑफ इशू। अब बैंक ऑफ इशू फंक्शन या करेंसी अथॉरिटी फंक्शन या इशू ऑफ करेंसी फंक्शन एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक हैज द मोनोपोली पावर्स, इट हैज मोनोपोली पावर्स। Monopoly means single man's right to issue the currency in the country, except 1 rupee note and coins. क्या मतलब हुआ, except 1 rupee note and coins। तो सेंट्रल बैंक को 1 रुपए का नोट और कॉइन्स को छोड़ के बाकी सारे डिनोमिनेशन के नोट 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, वो सारे नोट आरबीआई ही इशू करता है। इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो ये करेंसी नोट्स इशू कर सके। तो सेंट्रल बैंक हैज द मोनोपोली पावर्स to issue the currency in the country except 1 rupee note and coins. Now the question is, who issues 1 rupee note and coins? कौन इशू करता है ये 1 रुपी नोट और कॉइन्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है इशू। तो सेंट्रल बैंक को जब ये मोनोपोली पावर्स दी हुई हैं तो इसके क्या एडवांटेज हैं देने के? नंबर 1, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द सिस्टम ऑफ नोट इशू। बच्चों, अगर 4 बैंकों को दे दी नोट इशू करने की पावर, तो कोई 100 रुपीज़ का नोट पर्पल कलर का बनाएगा, कोई ब्लू कलर का, कोई रेड कलर का, कोई कुछ साइज रखेगा, कोई और कुछ साइज रखेगा, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नोट इशू के सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए केवल रिजर्व बैंक को ही ये राइट्स दिए गए हैं कि वो करेंसी कंट्री के लिए इशू करे। सेकंड एडवांटेज ये क्या है कि अब ये सोल सप्लायर है मनी का, ओनली सप्लायर ऑफ मनी, तो इट कैन ब्रिंग द बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ब्रिंग्स द बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। और ये डायरेक्टली मनी की सप्लाई को कंट्रोल भी कर सकता है, क्योंकि इसी के हाथ में है सारी करेंसी को इशू करना। तो अगर आरबीआई को ये लगता है कि इकोनॉमी में सर्कुलेशन में ज़्यादा करेंसी हो गई है, तो इट कैन डायरेक्टली कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन द बैंकिंग सिस्टम। बच्चों, बैंकिंग सिस्टम बिना करेंसी के पॉसिबल ही नहीं है। तो बैंकिंग सिस्टम में एफिशिएंसी आरबीआई के करेंसी अथॉरिटी फंक्शन की वजह से ही आई है। अच्छा, अब एक और बात इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि सेंट्रल बैंक जो नोट इशू करता है, भाई आजकल क्या है, पेपर करेंसी सर्कुलेशन में है, तो उस पेपर की अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो सेंट्रल बैंक उस करेंसी को बैकअप करने के लिए गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियन, लोकल गवर्नमेंट करेंसी, लोकल गवर्नमेंट करेंसी सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ये सब मेंटेन करता है अपने पास, जिससे कि लोगों का उस करेंसी में विश्वास बना रहे।
क्योंकि ये नोट सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। जैसे पुराने टाइम में गोल्ड के सिल्वर के कॉइन्स चलते थे तो उनकी जो प्रिंटेड वैल्यू थी उससे ज़्यादा उस मेटल की वैल्यू होती थी, तो लोगों का विश्वास रहता था करेंसी में। तो अब कैसे बैकअप की जाती है करेंसी? आरबीआई उसके पीछे गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लोकल गवर्नमेंट करेंसी सिक्योरिटीज़ वगैरह बैकअप करने के लिए अपने पास रिजर्व में रखता है। और आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता दें कि प्रेजेंटली आरबीआई ने जो नोट इशू का सिस्टम एडॉप्ट किया हुआ है उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में बच्चों क्या होता है कि आरबीआई 200 करोड़ रुपीस के एसेट्स रख के करेंसी, कितनी भी करेंसी कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छाप सकता है। और इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का तो होना चाहिए इसके पास गोल्ड और 85 करोड़ रुपीस की सिक्योरिटीज। और बच्चों आरबीआई के पास जो 100 करोड़ रुपीस का गोल्ड होता है वो उस समय में रखा गया था जब गोल्ड की वैल्यू 85 रुपीस पर 10 ग्राम थी। आज आप सबको पता है कि राउंड अबाउट 50,000 48,000 यही फ्लक्चुएट करती रहती है। लेकिन अब ये आप सोचिए कि 115 करोड़ का गोल्ड मतलब उस जमाने का रखा हुआ है जब गोल्ड की वैल्यू 85 रुपीस पर 10 ग्राम थी। तो आपको करेंसी इशू या करेंसी अथॉरिटी फंक्शन आया समझ में कि आरबीआई हैज बीन गिवन द मोनोपोली राइट्स to issue the currency in the country except 1 rupee note and coins. There are many advantages of giving this authority to the bank, like it brings the uniformity in the system of note issue. It brings the balance between the demand for money and its supply. Being the only supplier of money, it can directly control the money supply and it brings efficiency in the banking system. For backup the currency, RBI keeps gold coins, gold bullions, local government securities and foreign government securities etc. उस करेंसी को बैकअप करने के लिए अपने पास रखता है। तो ये है हमारा करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। अब हम दूसरा फंक्शन डिस्कस करेंगे आरबीआई का, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसमें आरबीआई एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट 3 काम करता है, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर वाला। तो बैंकर के रूप में ये गवर्नमेंट के क्या क्या काम करता है? इट मेंटेन्स द डिपॉजिट्स ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हम लोगों के जनरल पब्लिक के डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में जमा होते हैं, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते किसके पास होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो आरबीआई में जमा करते हैं। लोन भी देता है ये, इट गिव्स लोन टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करता है। एजेंट का क्या काम होता है? अपने कस्टमर के बिहाफ पे किसी से पेमेंट लेना या किसी को पेमेंट करना। तो एज एन एजेंट इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इट मेक्स पेमेंट एंड रिसीव्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और एक और काम करता है ये, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो ये टाइम टू टाइम आरबीआई गवर्नमेंट को बहुत सारे मैटर्स पे सलाह देता रहता है। जैसे जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आना होता है, फरवरी में आता है बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर की आरबीआई के गवर्नर के साथ मीटिंग होती है और वो बताते हैं कि भाई कितना फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को रखना चाहिए, ज़्यादा टैक्सेशन किस फील्ड में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो बहुत सारे मॉनेटरी मैटर्स पे आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइजर का काम भी करता है। तो 3 काम करता है आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट में कि इट मेंटेन्स ऑल द कैश बैलेंसेस ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन द करंट अकाउंट। इट गिव्स लोन्स
to the government, and as an agent it receives payment and makes payment on behalf of the government, and as an advisor it advises the government on many financial matters like deficit financing, foreign exchange policy, fiscal policy, etc. to the government. So this is bankers to the government function. नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे आरबीआई का नंबर 3 फंक्शन इज बैंकर्स बैंक. अब आरबीआई क्या है? सारे बैंकों का बैंक है. जितने भी इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब की सुप्रीम जो इंस्टीट्यूशन है वो आरबीआई है. तो एज बैंकर्स बैंक इट परफॉर्म्स 3 फंक्शंस. नंबर 1, इट acts as a custodian of cash reserves. अभी आपको पहले बताया था कि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आते हैं उसको लीगल रिजर्व रेशो में मेंटेन करने पड़ते हैं. लीगल रिजर्व रेशो के 2 पार्ट होते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशो और स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो, दैट इज कॉल्ड SLR. तो CRR इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच दे हैव टू डिपॉजिट इन आरबीआई. बैंक कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आते हैं उसका कुछ परसेंट उन्हें आरबीआई में जमा करना पड़ता है जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो. तो बैंक उन रिजर्व्स को अपनी कस्टडी में रखता है. और इसका क्या एम होता है? क्यों वो हर बैंक का पैसा अपने पास रखता है? जिससे कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके. अगर आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में ज़्यादा लोन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस राइज होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो उसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आरबीआई कैश रिजर्व का रेशो बढ़ा सकता है कि मेरे पास ज़्यादा डिपॉजिट रखो तो बैंक के पास लोन देने के लिए फंड कम रह जाएंगे. फिर सेकंड काम ये क्या करता है बैंक्स के लिए? इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि अगर कभी किसी कमर्शियल बैंक के सामने फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो आरबीआई ऐसे टाइम में कभी भी उस बैंक को लोन देने से मना नहीं करता और उस बैंक को फेल होने से बचा लेता है. तो आखिरी सहारा सारे कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई है. तो इसको बोलते हैं हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन. इफ एनी कमर्शियल बैंक फेसेस एनी फाइनेंशियल क्राइसिस एनी टाइम तो आरबीआई नेवर रिफ्यूजेस टू गिव लोन्स to that bank against eligible securities and saves the bank from possible breakdown. और थर्ड है इसका फंक्शन एज अ बैंकर्स बैंक में क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है कि आप देखिए सारे बैंक्स जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबका पैसा आरबीआई के पास है थोड़ा सा जमा. तो बैंक्स के एक दूसरे के अगेंस्ट जो क्लेम्स होते हैं उन्हें कैश की ज़रूरत नहीं है. वो सिंपली आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में से पैसा सपोज एसबीआई को पीएनबी के देने हैं 10 करोड़ रुपीस, तो देयर इज़ नो नीड टू सेटल दिस पेमेंट बाय कैश. तो वो आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि मेरे अकाउंट में से 10 करोड़ रुपीस पीएनबी के खाते में डाल दीजिए. तो इसको बोलते हैं क्लियर करना पेमेंट, एक दूसरे के अगेंस्ट जो क्लेम्स हैं वो क्लियर करना, क्योंकि आरबीआई के पास हर बैंक के कैश रिजर्व अवेलेबल होते हैं. तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी परफॉर्म करता है. और लास्ट फंक्शन है आरबीआई का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई. जब भी आरबीआई को लगता है कि मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ रही है, बैंक्स को कम क्रेडिट देना चाहिए, तो आरबीआई अपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके मनी की सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है. तो क्रेडिट कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो अब हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला तरीका होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? अगर किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से शॉर्ट पीरियड के लिए कोई लोन लिया है, उस पे जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं बच्चों बैंक रेट भी लिखा होता है। तो बैंक रेट और रेपो रेट ऑलमोस्ट सेम थिंग होती है, बस उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस ये होता है कि बैंक रेट तो लॉन्ग टर्म लोन्स पे जो ली जाती है और शॉर्ट टर्म लोन पे रेपो रेट बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए? रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। भाई कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, उधार लेने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? आरबीआई से पैसा उधार लेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट देंगे वो रेपो रेट है। अब रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा? जब कमर्शियल बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आरबीआई को दे रहा है तो वो मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, जिन्हें भी लोन दे रहा है उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो लोग लोन ले रहे हैं वो डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए बैंक से, और क्रेडिट की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाएगी इकोनॉमी में। तो व्हाट इज रेपो रेट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स इज कॉल्ड रेपो रेट। To control the credit, RBI will increase the repo rate, due to which the market rate of interest will also increase, and it will discourage the people from taking loans from the bank. Second है हमारा reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट। अब बच्चों रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का उल्टा। भाई रेपो रेट क्या है? जो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट आरबीआई को देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आ गए, बोरोवर्स आए नहीं लोन दे जिन्हें, तो बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है वो आरबीआई में जमा कर देते हैं। उस पे आरबीआई जो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब क्रेडिट का फ्लो कंट्रोल करना है आरबीआई को, तो वो रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो जब बैंक को ज़्यादा पैसा ब्याज का आरबीआई दे रहा है तो वो क्यों कस्टमर को देने के झंझट में पड़ेंगे? वो सोचेंगे भाई कस्टमर को देने से पहले उसकी सारी इंक्वायरी करनी पड़ती है, कोलेटरल रखनी पड़ती है, बहुत सारे लीगल इश्यूज होते हैं, तो वो सब ये सोचेंगे कि आरबीआई को ही पास अपना पैसा जमा रखें, तो इससे क्रेडिट का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो आई होप कि ये आपके समझ में आई दोनों चीज़। और थर्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन द टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक्स को बेचता है या खरीदता है उसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। तो अब आरबीआई चाहता है बैंक्स कम उधार दें पैसा, तो ये क्या करेगा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करेगा कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक ने वो सिक्योरिटी खरीदी तो उसके हाथ में से पैसा निकल के कहाँ चला गया? आरबीआई में। तो लोन देने के लिए फंड कम रह जाएंगे। और अगर मनी की सप्लाई बढ़ानी है, क्रेडिट का एक्सपेंशन करना है, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। परचेज करने से क्या होगा कि पैसा आरबीआई से बैंक के पास चला जाएगा और वो ज़्यादा लोन देंगे। तो इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक क्वांटिटेटिव टूल होता है क्रेडिट की सप्लाई को रेगुलेट करने का। नेक्स्ट है लीगल रिजर्व रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो के दो पार्ट होते हैं, एक तो कैश रिजर्व रेशो और स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज होता है जो उन्हें आरबीआई में जमा करना पड़ता है, और स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट होता है जो उन्हें अपने पास कैश में रखना होता है। अब आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में कम उधार दें बैंक, तो वो क्या करेगा? एलआरआर को इंक्रीज कर देगा। तो ज़्यादा पैसा बैंक के पास जमा करना पड़ेगा, ज़्यादा अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा, तो क्या होगा? बैंक्स के पास क्रेडिट देने के लिए पैसा कम रह जाएगा और
उसकी जो क्रेडिट का फ्लो है, मनी सप्लाई का फ्लो है, वो कम हो जाएगा। 5th नंबर पर है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट बल्कि ये हमारा आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है बच्चों, जैसे हमें बैंक से लोन लेने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है हम बैंक के पास जाएंगे, मैनेजर के पास, कि भैया हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, वो कहेगा लो भाई ये रखी हैं गड्डियाँ, बहुत पैसे हैं हमारे पास। ऐसा नहीं करेगा बैंक। क्या करेगा, अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो वो कम से कम 15 या 17 लाख की सिक्योरिटी अपने पास रखेगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। तो जनरली जो सिक्योरिटी की वैल्यू होती है दैट इज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ द लोन। तो अब मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या करेगा बैंक के सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ा देगा। सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, लोग डिस्करेज होंगे बैंक से पैसा उधार लेने के लिए। और एक और है इसमें मॉरल सुएशंस। मॉरल सुएशन का मतलब होता है, ये एक टेक्निक होती है आरबीआई की, परसुएशन एंड प्रेशर। मतलब कि बैंकों को लेटर्स, सेमिनार्स, मीटिंग करके समझाना कि भाई इतना लोन मत दो, इतनी इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर बैंक नहीं मानता आरबीआई की बात तो उसे फिर धमकी दे सकता है आरबीआई, तो वो प्रेशराइज करना होता है, तो उसको बोलते हैं मॉरल सुएशंस। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इधर वाले ये जितने भी क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 1 मार्क में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ रेपो रेट, what is reverse repo rate, what do you mean by open market operations. So I hope that it is clear to all the children what are the functions of RBI and what is the procedure of credit creation by the commercial banks. So children, हमारी ये यूनिट नंबर 2 which is money and banking इस वीडियो में कंप्लीट हो जाती है। तो सब लोग इसकी बुक से अच्छी तरह स्टडी करेंगे, एंड इफ देयर इज एनी डाउट और प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द comment box, and please don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.